हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ में, जिसमें हम 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करने जा रहे हैं। और ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है जिसमें जीके आती है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे, दिल्ली पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जिन सब में भी जीके आती है, ये एनसीईआरटीज़ उस जीके के बेस का काम करती है। इसके अलावा टीचिंग लाइन में खास करके टीजीटी एसएसटी के लिए तो ये रामबाण इलाज है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 की 60 नंबर की एसएसटी भी यहीं से आती है और डीटी प्लस भी, केवीएस, एनवीएस इन सब में सब्जेक्ट कंसर्ट की एसएसटी भी यहीं से आती है। इसके अलावा सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे डीटी प्लस भी, एनवीएस, केवीएस इन सब के जीके के लिए भी ये बेस का काम करती है। तो अगर आप इन सब में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की भूगोल का 8वां पाठ। पाठ का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौसम किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मतलब दिन प्रतिदिन इतने जल्दी समय में जो कंडीशन बदलती है, तापमान की, बरसात की, नमी की, उसको मौसम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान व सूर्य विकिरण इत्यादि शामिल है। मतलब ये तीनों चीज़ें जब बदलती रहती हैं तो इसी को मौसम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। तो ये चीज़ें, तापमान घट जाए तो ठंडा मौसम लाती हैं, और तापमान बढ़ जाए या सूर्य विकिरण बढ़ जाए तो फिर वो गर्म मौसम लाती है, इसीलिए इसको मौसम कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से प्रमुख मौसम आते हैं? तो भारत में एक तो सर्दियों का मौसम होता है जो कि दिसंबर से फरवरी रहता है। फिर गर्मियाँ मार्च से मई तक। फिर वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। फिर शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। तो ये मुख्यतः 4 तरह के मौसम हैं जो भारत में पाए जाते हैं। अब इन सबको एक एक करके और इनके कारणों के साथ में पढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, शीत ऋतु का वर्णन करें। शीत ऋतु मतलब सर्दियाँ। तो पहले हम इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर इनको चित्र के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट है, भारत में शीत ऋतु अर्थात सर्दियाँ दिसंबर से फरवरी तक रहती है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ध्यान रखना है, दिसंबर से फरवरी तक रहती हैं सर्दियाँ। क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें भारत यानी कर्क वृत्त पर सीधी न पड़कर मकर वृत्त पर पड़ती है। ये मेन कारण है भारत में सर्दियाँ आने का। इसलिए उत्तर भारत का तापमान कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके डायग्राम और चित्र के साथ इसको समझते हैं। तो ये विंटर यानी सर्दियों का मौसम है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसका मेन कारण अभी हमने देखा कि सर्दियों के समय ये पृथ्वी की लोकेशन होती है पृथ्वी के परिक्रमण में। मतलब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगाती है, सर्दियों के टाइम पर इस जगह पर होती है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर की जो लाइन है वो है कर्क, वहीं हमारा भारत है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो है मकर, वो दक्षिणी क्षेत्र है पृथ्वी का। तो हमारा भारत यानी कर्क रेखा जो है वो इस समय दिसंबर के आसपास ऊपर की साइड में चली जाती है, और सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी मकर वृत्त पर। मतलब इस समय हमारे कर्क पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए भारत का हिस्सा जो है वो थोड़ा तिरछा पड़ जाता है सूर्य के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर तापमान कम रहता है, मतलब ठंड ज़्यादा रहती है, जिसे हम सर्दियाँ या शीत ऋतु कहते हैं। सेम ऐसा ही कारण लेकिन इसके विपरीत होगा गर्मियों में, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करें। ग्रीष्म मतलब गर्मियाँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत में ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियाँ मार्च से मई तक रहती है। टाइम पीरियड ध्यान रखना है, मार्च से मई तक गर्मियाँ रहती हैं। क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें भारत यानी कर्क वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यही मेन कारण है, यहाँ सीधी पड़ रही है इसलिए गर्मी ज़्यादा है, वहाँ नहीं पड़ रही थी इसलिए गर्मी नहीं थी। तीसरा है, इसलिए उत्तर भारत का तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक का मतलब गर्मियाँ ज़्यादा होना। इसको भी हम एक बार चित्र में देख लेते हैं। तो यह समर सीजन यानी गर्मियाँ। इस समय देख रहे हो आप, पृथ्वी इस साइड में आ गई है सूर्य के परिक्रमण में, और इस साइड आने में इसका जो झुकाव है उसके कारण कर्क जो है वो सीधा सूर्य के सामने आ रहा है।
तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, कर्क रेखा यानी भारत, अब भारत के ऊपर सीधी पड़ रही है, इसलिए भारत में गर्मी आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है वर्षा ऋतु का वर्णन करें। तो वर्षा ऋतु में पृथ्वी के घूर्णन से कोई मतलब नहीं है, इसका अलग ही कारण है जो इसके आंसर में हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है, टाइम पीरियड ध्यान रहे। दूसरा, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। मानसून यानी बरसात का मौसम, ये जब आ रहा होता है और भारत में फैल रहा होता है, इसी को वर्षा ऋतु कहते हैं। लेकिन जब ये लौटने लगेगा तब उसको शरद ऋतु कहेंगे। तीसरा पॉइंट है, इस समय मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती हैं। मतलब कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के वहाँ मानसून यानी बादल बनते हैं, फिर मानसूनी पवनों के साथ वो भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ वो एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर से दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, फिर भारत के मुख्य स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वे अपने साथ नमी यानी बादल लाते हैं। और फिफ्थ है, जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। तो ये नमी वाली पवनें यानी मानसून भारत में आता है और पहाड़ों से टकरा के यहाँ बरसात करता है, इसी को वर्षा ऋतु कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, शरद ऋतु का वर्णन करें। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, भारत में शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक रहती है। तो टाइम का ध्यान रखना है मेन, अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु। इसका मतलब क्या है, यह मानसून लौटने का समय होता है। जैसा कि पहले हमने देखा, जब मानसून आ रहा होता है और आकर के फैल के बरसात कर रहा है तो वर्षा ऋतु, जब ये वापस जाने लगता है तो उसे कहते हैं शरद ऋतु। इस समय पवनें स्थलीय भाग से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी मानसून जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ वापस लौट जाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, भारत की जलवायु का वर्णन कीजिए। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जैसा कि पाठ के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि कम समय में अगर वायुमंडलीय अवस्थाएं बदल जाएं तो उसको मौसम कहते हैं, लेकिन लंबे समय तक की जो औसत दशा होती है मौसम की, उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मौसम की जगह मौसीन कर लेना, मौसीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तो भारत में ये जो मानसूनी पवनें चलती हैं ये अपने साथ बादल लाती हैं, जिसके कारण भारत में बरसात ऋतु आ जाती है। फिर बरसात ऋतु के बाद यहाँ ठंड पड़ती है, फिर गर्मियाँ पड़ती है, फिर बरसात। तो ये जो मिक्सचर तरह का मौसम है इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर मानसूनी जलवायु और मानसूनी बरसात के कारण ही पॉसिबल हो पाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जो जलवायु पाई जाती है इसमें अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विभिन्नताएं भी देखी गई हैं, उनका हमें वर्णन करना है। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा ढंग से पूछा जाता है कि किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। एक तो उस क्षेत्र की स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच, ये चारों पॉइंट अच्छे से रट लेना। अब ये क्या होते हैं, कैसे चेंज करते हैं। दूसरा है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। मतलब उपरोक्त चारों कारण भारत की जलवायु में भी विभिन्नता लाते हैं। अब वो विभिन्नताएं क्या हैं देखते हैं। जैसे जैसलमेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि द्रास में बर्फीली ठंड पड़ती है। मतलब भारत में जैसलमेर एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और भारत में ही कश्मीर में द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये क्या हुआ, भारत में जलवायु की विभिन्नता, कि कहीं पर बहुत गर्म क्षेत्र भी देखने को मिल रहा है और कहीं पर बहुत ठंडा भी। तो दोनों चीज़ें भारत में हैं, इसी को कहते हैं भारत में जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता। एक और उदाहरण है, जैसे भारत में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला मौसिनराम यानी मेघालय है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में बहुत कम या ना के बराबर वर्षा होती है। मतलब भारत में मौसिनराम विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात वाली जगह भी है, और भारत में ही जैसलमेर एक ऐसी जगह भी है जहाँ ना के बराबर बरसात होती है। तो कहीं बरसात बहुत ज़्यादा, कहीं बरसात बहुत कम, इसी को कहते हैं जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता, जो कि हमारे भारत में पाई जाती है।
नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? आंसर है घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब शॉर्ट में आप समझें तो सारे पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो खुद अपने आप उगे हो, इंसान ने ना उगाए हो। जैसे हम खुद उगा रहे हैं तो वो सिर्फ वनस्पति है, लेकिन जो अपने आप उगाए हैं वो प्राकृतिक वनस्पति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन मतलब कि जंगल, जंगल किससे बने होते हैं? पेड़ों से। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, पेड़ हमें कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, आश्रय यानी कि घर देते हैं, पशुओं के लिए चारा देते हैं, ईंधन देते हैं, खेल का सामान देते हैं, शहद देते हैं, फल देते हैं, गोंद एवं अन्य जीवों के उत्पाद भी देते हैं। तो ये सारे फायदे हमें वनों से होते हैं, इसी को हमें आंसर में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये सबसे मेन उत्पाद है पेड़ पौधों का, बिना इसके तो जीवन संभव ही नहीं है। इसके अलावा वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन मतलब जंगल, ये वन्य जीवों में मतलब जो जानवर हैं, पशु पक्षी, उन सबको घर यानी निवास देते हैं। तीसरा, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां व फल फूल इत्यादि जो ऊपर हमने चित्र में देखा, वो सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं। ये सब आप पॉइंट को बढ़ा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों में कौन कौन से प्राणी शामिल हैं? मतलब कौन कौन से प्राणी हैं जो जंगली यानी वन्य प्राणी कहे जाते हैं भारत में? आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ध्यान रखना, पशु पक्षी तो कई हैं, राष्ट्रीय खास करके आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके अलावा फोर्थ है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर जो हैं वो ज़्यादातर गुजरात के गिर क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा हाथी, एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो कुछ खास क्षेत्र में ही मिलती हैं, इसलिए आपको इनके क्षेत्र के साथ ही इनके नाम को याद रखना है। छठा पॉइंट है, ऊंट भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि किस तरह का जानवर किस तरह के क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में रेगिस्तान भी होगा, कच्छ भी होगा, हिमालय भी होगा। आपको ध्यान रखना है जंगली गधे कच्छ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसी हिसाब से सारे जानवरों को उनके क्षेत्र के साथ याद करना है। 9 पॉइंट है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा व करैत प्रमुख है। तो सांप तो कई तरह के हैं, लेकिन दो प्रमुख जातियां हैं भारत की, कोबरा और करैत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ कैसे बटा सकते हैं? मतलब ये जो वन्य जीव पशु पक्षियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आंसर में फर्स्ट है, हम वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। हम जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंखों से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। मतलब इनकी हड्डियों से, सींगों से, पंखों से कई चीज़ें बन करके बिकती हैं बाज़ार में। अगर हम उनको खरीदने से ही इनकार कर दें, जब उनका माल बिकेगा ही नहीं, तो फिर इसका व्यापार भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो उससे इनमें सुरक्षा आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। मतलब वन्य जीव के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसको मनाया जाता है वन्य जीव संरक्षण के रूप में। मतलब लोगों को जागरूक किया जाए कि वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, उसमें हम सब लोग योगदान दे सकते हैं और इनके नुकसान से जुड़ी हुई चीज़ों को रोक सकते हैं। तो यहाँ आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।